हेलो, नमस्कार, वणक्कम। मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं सीबीएसई विद सुधीर। ये रहेगा हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके चैप्टर 2 जो कि सोशल साइंस किताब में आपकी है, अंडरस्टैंडिंग द वेदर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने इस किताब को ऑलरेडी खरीद लिया है। नहीं खरीदा तो जल्दी से जाकर खरीद लो। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग द वेदर का क्या मतलब है? वेदर का मतलब है मौसम। मौसम की हम बात करते हैं कि आज क्या बहुत गर्मी है या काफी ठंड है या बारिश हो रही है। ये सभी चीजें दर्शाती हैं कि आज का मौसम कैसा होगा। तो मौसम के बारे में इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द वेदर, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 2। हैशटैग ये रहेगा सोशल साइंस सुधीर सर। और if you want to understand this chapter in English, so the entire chapter has been explained in English in the English playlist. Okay, मैं हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग कर रहा हूं, तो प्लीज लुक एट द करेक्ट प्लेलिस्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके पहले पेज पे ही आपको यहां पर एक कोट दिया गया है जो कि मार्शल प्रोस्ट द्वारा लिखा गया है, जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे। इसका मतलब क्या है? A change in the weather is sufficient to create the world and oneself anew by French novelist Marcel Proust। इस कहावत का मतलब क्या है? कहने का क्या प्रयास कर रहे हैं? आप इस तस्वीर को देखेंगे जो मैंने बनाई है, जो मैंने क्रिएट कराई है। तो आप एक लड़के को देख रहे हैं जो कि काफी खुश है, क्योंकि उसको दिख रहे हैं बड़े बड़े फूल, खिलखिलाते फूल, पत्तियां, और एक तरह से सुनहरा मौसम है। तो इसका मतलब है कि आज का मौसम, इस लड़के जहां पर भी रहता है वहां का मौसम काफी अच्छा है, काफी सुहावना है। तो मार्शल प्रोस्ट के कहने का मतलब यह था कि जो मौसम है उसका एक बड़ा प्रभाव रहता है किसी भी व्यक्ति के मानसिक मूड पर, कि किस तरह का मूड है। आज बारिश हो रही है, आज चाय और पकोड़े खाने का मन कर रहा है ना? तो वो क्या दर्शाता है कि आज मेरा मूड अच्छा है ना, बारिश हो रही है या खिलखिलाती धूप खिली हुई है। विंटर के समय में, सर्दी के मौसम में धूप खिल जाती है तो आप धूप सेकने के लिए बैठ जाते हैं, है ना? तो एक तरह से जो भी मौसम रहता है उसका आपके मानसिक मूड पर, या कहें कि आपका जिस तरह का एक बिहेवियर है उस पर एक काफी उसका प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ड्रिजल इन द समर। समर में काफी गर्मी पड़ रही है लेकिन थोड़ी बूंदाबांदी हो जाए, राइट? या सर्दी के महीनों में थोड़ी सी धूप निकल जाए, तो उससे हमारे जिस तरह के हमारी मानसिक स्थिति है उस पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। वेदर डज नॉट चेंज द एनवायरमेंट अलोन, कि मौसम के बदलने से सिर्फ वातावरण ही नहीं बदलता। वातावरण का मतलब है पेड़, पत्तियां, फूल, जो आपस का वातावरण है, बर्ड्स, पक्षी हो जाए या किसी तरह के पशु हो जाए, जानवर हो जाए, सिर्फ उन्हीं पर नहीं, हम पर भी उसका काफी असर पड़ता है। तो यही कहने का प्रयास किया है इस पर्टिकुलर सेइंग में। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, ये तो पहले समझ लेते हैं ताकि हमको आसानी हो जाए कि इसमें पढ़ना क्या है, और जब हम उसको समझ लेंगे तो काफी आसानी होगी, है ना? तो पहली बात पढ़ेंगे। दो बातों पर हम गौर करेंगे। पहली बात होगी कि हाउ कैन वी मेजर एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस, कि हाँ, कह तो लिया कि आज मौसम अच्छा है, आज गर्मी बहुत है, लेकिन क्या यह गर्मी कल के मुकाबले ज्यादा है या कम है, राइट? इसका अनुमान कैसे लगाएंगे? इसका अनुमान आप तभी लगा सकते हैं जब आप इस गर्मी को किसी ना किसी तरह से मेजर कर सकते हैं, राइट? तो मेजर करने का तरीका क्या होगा, उसको किस तरह से मेजर किया जाएगा, उन सभी बातों पर हमने पिछले साल छठी कक्षा में भी थर्मामीटर्स की बात की थी, है ना? याद है ना? मेरे वीडियो को देखिए जो कि छठी कक्षा की है, साइंस की, क्यूरियोसिटी किताब की। उसके साथ साथ यहां पर मौसम के हिसाब से उसको कैसे मेजर करेंगे, किन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, उन सभी के बारे में यहां पर बात होगी। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात होगी कि जो वेदर के जो प्रिडिक्शंस हैं, जो भविष्यवाणी की जाती है, जो मौसम का जो विभाग है वो किस तरह की भविष्यवाणी करता है कि हाँ, अगले एक हफ्ते तक बिल्कुल बारिश नहीं होगी, बहुत धूप खिली रहेगी। वो किस तरह से अपनी भविष्यवाणी करता है वो तो हम समझ लेंगे, और उस भविष्यवाणी से हमको किस तरह की सहायता मिलती है, किस तरह की मदद मिलती है, ताकि ये पता चले अरे उस इलाके में बहुत भारी बारिश होने वाली है, बाढ़ आने का डर है, राइट? तो जो प्रशासन है, जो भी सरकार है, वो उस तरह के कदम उठा सकती है ताकि नावें भेज दे या वहां के लोगों को दूसरे इलाकों में शिफ्ट कर दे, ताकि
जान माल की रक्षा हो सके। ऐसा ना हो कि काफी लोग मर जाएं या काफी लोगों की मृत्यु हो जाए या काफी लोगों को चोट पहुंचे या उनके घर बार को हानि पहुंचे। उसके बजाय अगर इस तरह के कदम उठाए जा सके, और ये कदम तभी उठाए जा सकते हैं जब आपको जानकारी होगी। हेवी रेन हो या बड़ी आंधी चले या सूखा पड़े तो क्या होगा, आपको टैंकर भेजने पड़ेंगे पानी के, ताकि पानी की किल्लत ना हो, या हीट वेव यानी कि बहुत ज्यादा धूप खिले, बहुत ज्यादा गर्मी पड़े। तो ये दो चीजें हम इस चैप्टर में पढ़े। तैयार हैं तो नोटबुक लेकर बैठ जाओ, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, अपनी किताब को भी खोल के रखो। मैं किताब के पेजेस को और अपने नोट्स को साथ साथ पढ़ाऊंगा, और नोट्स लेते रहना, अपने नोट्स खुद बनाओ, ताकि अपनी हैंडराइटिंग में जब आप पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे आप, और बाद में रिवाइज करने में भी काफी मदद मिलेगी। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं, जब हम मौसम की बात करते हैं तो हम किन किन चीजों के बारे में बात करते हैं। चलिए वापस टेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। टेक्स्ट बुक में ये इन तस्वीरों को तो आप देख लीजिए, ये रेगिस्तान की तस्वीर है, ये लद्दाख या किसी बर्फीली जगह की तस्वीर है, शायद पहलगाम या गुलमर्ग की तस्वीर है। ये एक सुहाना दृश्य है, इतना क्लियर स्काई है, और ये अगेन कश्मीर की तस्वीर है जहां पर ट्यूलिप्स फूल यहां पर दिख रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं वेदर एंड इट्स एलिमेंट्स की। आप एक दिन सर्दी के दिनों में, आप दिल्ली में हैं, चंडीगढ़ में हैं, शिमला में हैं, किसी भी जगह पर हैं, वहां पर आप सर्दी के दिन में सुबह उठते हैं, राइट, और आपको जैसे ही उठते हैं आप ठिठुर उठते हैं, राइट, आप बिल्कुल कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है, राइट। आप गर्म स्वेटर निकालते हैं या कोई जैकेट निकालते हैं या रजाई ओढ़ लेते हैं ताकि आपको ठंड ना लगे। उसी तरह से गर्मी के महीनों में, मई जून के महीनों में, आप देखेंगे कि आप ऐसे कपड़ों को चुनते हैं जिससे आपको गर्मी ना लगे, ए व्हाइट टी शर्ट काइंड ऑफ अ थिंग, ताकि आपको गर्मी ना लगे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली आपके शरीर पर किस तरह का असर हो रहा है मौसम का, उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपका शरीर आपके मौसम को, आपके वातावरण में जिस तरह का मौसम है उसकी तरफ रिएक्ट कर रहा है, और आपका शरीर मौसम को फील कर रहा है। आपको, आपके शरीर को यह जानकारी हो रही है कि आपके वातावरण में किस तरह का मौसम है। समझ में आ गई ना बात? तो इसका मतलब यह हुआ कि द वेदर इज अ स्टेट ऑफ द अर्थ। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो अगर हम मौसम की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होगा कि वेदर इज अ स्टेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? हमारे आसपास का वातावरण, ये जो हवा है जिसको कि हम देख नहीं सकते हैं लेकिन जी हां महसूस जरूर कर सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर एट ए स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस। ये स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस का क्या माजरा है? इसका मतलब यह है कि एक जगह पर, अभी मैं एक सिटी में हूं, मान लो मैं मुंबई में हूं, राइट। यहां पर मुंबई में एक पर्टिकुलर दिन चुन लीजिए, कोई भी दिन आप चुन लीजिए, लेट्स से जून 10 तारीख। ओके, जून 10 तारीख को दोपहर के 3 बजे, दोपहर के 3 बजे मुंबई में मैं यहां पर हूं। मुंबई में दोपहर के 3 बजे 10 तारीख जून को एक तरह का मौसम होगा, राइट। उसी तरह से आप दूसरा शहर चुन लीजिए, लेट्स से पटना, जून 10 तारीख 3 बजे। पटना में उस समय पर पटना का मौसम मुंबई के मौसम से काफी अलग हो सकता है। क्यों भला? क्योंकि जून 10 तारीख तक थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो सकती है मुंबई में, ओके, प्री मॉनसून शावर जो कहते हैं, लेकिन पटना में बहुत गर्मी पड़ रही होगी, राइट। तो वातावरण अलग होगा, इसीलिए स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस की बात की जा रही है। जगह अलग है लेकिन समय एक है, डेट एक है, लेकिन मौसम बिल्कुल अलग अलग रहेगा। एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन क्या होगा? एटमॉस्फेयर का मतलब है कि लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ। तो हमारी पृथ्वी है, इसके आसपास जितनी भी गैसेस हैं इसको कहेंगे एटमॉस्फेयर। ओके, तो यहां पर वापस अब टेक्स्ट बुक में चलते हैं। तो ये तो हो गए डेफिनेशन। तो यहां पर ये जो नीली चीज देख रहे हैं ये तो हो गए हमारी पृथ्वी, उसके ऊपर हरियाली है, तो उसके आसपास ये पूरी जगह जो है इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। लेकिन एटमॉस्फेयर में भी जैसे केक होता है ना, आपका केक कौन सा है सबसे पसंदीदा? मेरा है ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट में आप देखेंगे 2-3 लेयर होते हैं, चॉकलेट केक, क्रीम केक, द क्रस्ट ऑफ द केक, एवरीथिंग, राइट। तो 2-3 लेयर अगर आप साइड से देखेंगे, यमी
तो वहां पर आपको कई सारे लेयर दिखेंगे। उसी तरह से यहां पर देखें, पृथ्वी के ऊपर का जो लेयर है इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ट्रोपोस्फेयर, ओके, ये ट्रोपोस्फेयर है जो कि बिल्कुल 6 से 18 किलोमीटर के वर्टिकल डिस्टेंस में, यानी कि अगर ये पृथ्वी है, इसके ऊपर 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि उस ट्रोपोस्फेयर से ही गुजरकर ये सारे जो जहाज, जब हम एयरक्राफ्ट लेके जाते हैं, एयर इंडिया या स्पाइस जेट या इंडिगो, फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, वो ट्रोपोस्फेयर से ही उड़ता है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आता है ट्रोपोपॉस, ओके, और उसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फियर। लेकिन ट्रोपोपॉस और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में एक ओजोन लेयर होता है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इसका काम होता है कि अल्ट्रावायलेट रेस वगैरह से पृथ्वी के लोगों को बचा के रखना भी, ओके। तो ट्रोपोस्फियर से ही मेरा मतलब है, इन दोनों चीजों से इतना मतलब नहीं है हमको, ओके। तो ये तो हो गई सारी चीजें जहां तक पृथ्वी का सवाल है। It is where all weather phenomena which we will explore in this chapter take place. The troposphere extends to a height of 6 to 18 kilometers, जो मैंने अभी बताया. It is less thick at the poles, यानी कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, वहां पर ट्रोपोस्फेयर थोड़ी सी पतली हवा रहता है, ओके। और जो बीच का एरिया है, जैसे भारत हो गया, यहां पर जो सब कॉन्टिनेंट वगैरह हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, यहां पे काफी थिक रहता है, ओके। You will study about this more in your science chapter. तो जब हम वेदर की, जब हम मौसम की बात करते हैं, तब हम कहते हैं गर्मी है, ठंड है, बारिश हो रही है, काफी क्लाउडी वेदर है, काफी घने बादल हैं, राइट, काफी नमी है, ह्यूमिड है, बर्फ गिर रही है, काफी हवा, तेज हवा चल रही है, उस तरह से। तो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से इन सब चीजों के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, उसके बारे में आप इस यहां पर लिख सकते हैं। तो ये 5 जो डेफिनेशंस है, इन पर जरा ध्यान दीजिए, ओके। टेम्परेचर का मतलब हो गया तापमान, जो हिंदी में बोलते हैं तापमान। आज का तापमान दिल्ली में कितना है, राइट। तो हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फेयर है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके आसपास का वातावरण, उसका तापमान कितना है आज की तारीख में। प्रेसिपिटेशन, ओके, मैंने एक जगह पर हिंदी में लिखा है बिकॉज ये शब्द थोड़े से कठिन है। प्रेसिपिटेशन को हिंदी में कहते हैं वृष्टि, लेकिन मैं सरल भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि एनी फॉर्म ऑफ वाटर सच एज रेन, स्नो, स्लीट और हेल दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई, यानी कि, और हमने ये 6ठी कक्षा में साइंस में पढ़ा भी था कि अगर आप ऊपर की तरफ से बारिश आए या बर्फ गिरे या ओले पड़े, राइट, उन सभी को किस तरह से होता है, उस साइंटिफिक फिनोमिना को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। हिंदी में उसका सही शब्दों में कहें तो उसका मतलब है वृष्टि, ओके। सो ये तो हो गई प्रेसिपिटेशन। अब यहां पर स्लीट और हेल को लेकर कुछ लोगों में डाउट हो सकता है, तो बता देता हूं क्या होता है। स्लीट होता है फ्रोजन और पार्शली फ्रोजन रेन, बारिश जो थोड़ी सी फ्रीज हो जाए उसको स्लीट कहते हैं। लेकिन जो हमने देखा होगा शहरों में भी, वो होगा हेल, क्योंकि कभी कभी आपको छोटे छोटे आइस के गोले मिलते हैं जब भारी बारिश होती है। वो कहते हैं अरे ओले पड़ रहे हैं बाबा, अरे मजा आएगा, ओले पड़ रहे हैं। वो ओले क्या होते हैं? दे आर स्मॉल हार्ड बॉल्स ऑफ आइस दैट फॉल फ्रॉम द स्काई लाइक रेन। सो बारिश के समय पर आपको कभी कभी ओले मिलते हैं। इस समर में कभी ओले पड़े तो याद रखना इस चैप्टर को, ओके। इसके आगे चलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हिंदी में कहते हैं वायु दबाव। वायु, एटमॉस्फेयर जो कि वायु की बारे में बात हो रही है, प्रेशर का तो मालूम है आपको, इसका मतलब होता है दबाव। द वेट ऑफ द एयर अबव अस फेल्ट ऑन द अर्थ सरफेस, कि हां हमको हवा दिखती नहीं है लेकिन हवा तो है ना, और हवा अपना दबाव बना के रखेगी पृथ्वी के ऊपर। तो पृथ्वी के ऊपर जो हवा का दबाव है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चौथी बात हो गई विंड की, इसका मतलब है हवा। द मूवमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन। स्पीड और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? स्पीड और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट यह है कि हवा कितनी तेज चल रही है, इसका अंदाजा तो होना चाहिए। अरे बहुत हवा चल रही है, आज बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, बहुत गर्मी लग रही है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, एयर कंडीशनर से हवा आ रही है, राइट। तो हवा की स्पीड क्या है ये हमको जानना जरूरी है। हवा किस दिशा में आ रही है
ये जानना भी जरूरी है। अगर मैं इस एसी को मैं स्विंग पे लगा दूं तो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। उसी तरह से हवा नॉर्थ से साउथ की तरफ उड़ रही है, यानी कि तो इसकी इसकी वजह से कपड़े सपड़े सब उड़ रहे हैं, राइट। काफी तेज हवा, जब आंधी आती है, जब बाढ़ की स्थिति होती है या साइक्लोन आता है, तब उसका मतलब यह होता है कि काफी तेज हवा चलती है। तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पांचवी बात जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो हो गई ह्यूमिडिटी, जिसको कि हिंदी में आम भाषा में कहें तो हम कहेंगे कि नमी। हवा में नमी बहुत है, और जब हवा में नमी होती है, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो हवा में जब नमी होती है तो जो तेज गेंदबाज जो होते हैं, लाइक जसप्रीत बुमराह या शामी या सिराज, उस बॉल को, क्रिकेट की गेंद को लेफ्ट या राइट दोनों तरफ घुमा सकते हैं जब हवा में मॉइस्चर होगा, राइट। जो क्रिकेट बॉल उसकी तरफ, नमी की तरफ रिएक्ट करती है। तो आम भाषा में ह्यूमिडिटी को हम नमी कहेंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट हिंदी शब्द है, जो कि क्लासिकल हिंदी में कहें तो ये होगा, इसका मतलब है आर्द्रता। ओके, आर्द्रता। ये थोड़ा सा कठिन शब्द है, मैंने कभी खुद इस शब्द को नहीं सुना, तो मैंने ये सुना, सोचा कि आपको ये बता दूं कि होता क्या है। आर्द्रता, इसका मतलब है ह्यूमिडिटी, लेकिन अगर आप नमी समझ लें तो काफी है। ओके, नमी समझ लें तो काफी है। ओके, सो दैट इज द, अरे पूरा कट गया, नमी। ओके, तो यहां तक, तो इसका मतलब है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। इसका वाटर वेपर तो आपको मालूम है ना, साइंस में पढ़ा था कि वाटर वेपर इज वाटर इन गैसियस इंस्टेड ऑफ लिक्विड फॉर्म, राइट। जब आप पानी को गर्म करते हैं और जो पतीले में से जो भाप निकलती है, ये हो गया आपका वाटर वेपर। ओके, तो यहां तक बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। यहां पर एक बात हो रही है कि कृष्णन जो कि चेन्नई के निवासी हैं, वो बात करते हैं आमिर से जो कि कश्मीर के निवासी हैं, और कहते हैं कि आज काफी ठंड है। तो कैसे पता चलेगा आमिर को कि कृष्णन कितनी ठंड की बात कर रहे हैं? तो इसीलिए जरूरी बन जाता है कि आपको किसी ना किसी तरह से तापमान को मेजर करने की जरूरत पड़ेगी, उसी से अंदाजा होगा। बोल सकते हैं ओ आज 20 डिग्री है, आज काफी ठंड है, नॉर्मली 35 डिग्री होता है, लेकिन आज बारिश वगैरह चलने से काफी ठंड लग रही है। कश्मीर में बोलेगा अरे 20 डिग्री का तो मतलब है यहाँ पे तो समर की बात हो रही है। यहाँ पर ठंड का मतलब है जब माइनस में या 0 डिग्री से भी नीचे चला जाए। ओके, तो ये बात हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, लेट्स गो बैक टू द थिंग। ये सब तो पढ़ लिया, तो इसके बाद हम ये पता लगाएं कि एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत क्यों है। जरूरत क्यों है कि ये बच्चे जो कि पूरी तरह से वुलन क्लोथ्स में ड्रेस्ड अप हैं, ये जब किसी को बताएं कि काफी ठंड है कश्मीर में या शिमला में, तो एक्यूरेट मेजरमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके कारण है। पहला कारण यह है कि जब आप किसी से कहें कि बहुत ठंड है, अरे ठंड, मुझे ठंड लग सकती है, शायद आपको ठंड ना लगे, राइट। मेरी एक क्लासमेट है, उसको कभी ठंड नहीं लगती है। मेरे एक फिजिक्स के टीचर थे स्कूल में, अनिल कुमार सर, वो दिल्ली में, मैं दिल्ली में बड़ा हुआ हूं, दिल्ली में पढ़ा था। दिल्ली में हमारा उस समय पर 4 डिग्री तक चला जाता था टेम्परेचर, विंटर के महीनों में, दिसंबर जनवरी में। उसके बावजूद अनिल सर कभी भी हमेशा व्हाइट हाफ शर्ट पहन के आते थे, और उनको देखकर हमको ठंड लगती थी, क्योंकि हम सब ऑब्वियसली 2-2 स्वेटर, कोट, यूनिफॉर्म सब पहन के, वुलन पैंट, सॉक्स, ग्लव्स, टोपी सब पहन के आते थे। अनिल सर हमेशा व्हाइट हाफ शर्ट में आते थे, कभी भी स्वेटर नहीं पहना। ओके, तो अनिल सर को कभी ठंड नहीं लगती थी, लेकिन हमें ठंड लगती थी। तो अगर मैं कहूं किसी से अरे बहुत ठंड है, और अनिल सर कहे अरे कहां ठंड है, उनको पसीना भी आता था सर्दी के मौसम में, अरे इतनी ठंड का, मुझे तो पसीना आ रहा है, तो इट इज वेरी सब्जेक्टिव, है ना। दूसरा कारण यह है कि इंस्ट्रूमेंट्स गिव प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग, कि जब आप तापमान को किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, सहायता से आप उसको मेजर करेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ आज 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तापमान है दिल्ली में, तो इसका मतलब है काफी ठंड है। अनिल सर को ठंड ना लगे, ये दूसरी बात है। हेल्प्स इन प्लानिंग डेली लाइफ, और इससे मदद मिलेगी कि आज ठंड काफी है तो मुझे ज्यादा स्वेटर पहन के जाना चाहिए, एक एक्स्ट्रा जैकेट भी लेके जाना चाहिए जब मैं बाहर जाऊं। ओके,
होता यह है कि पहले होता यह था कि जब तापमान को मेजर करने से के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए, वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए, उससे पहले कैसे पता चलता था? आप सोच सकते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको कैसे पता चलता था कि शायद बड़ी भारी बारिश होने वाली है? इसका एक तरीका था, द ट्रेडिशनल वेदर प्रिडिक्शन कैन बी डन बाय ऑब्जर्विंग नेचर, कि अगर आप अपने आसपास के वातावरण को देखें, अगर आपने आसपास के जीव जंतुओं को देखें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हां, बारिश होने वाली है। यह कैसे होगा? जो चिड़िया है, जो पक्षी है, वो हमेशा एक बड़ी आंधी से पहले जमीन के ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं उड़ेंगी, जमीन से थोड़े से डिस्टेंस पर, हाइट पर ही वो उड़ेंगी, यानी कि एक लो हाइट पर पक्षी उड़ती हैं तब। दूसरा, जो चींटियां हैं, वो अपने जो अंडे उन्होंने डाले हैं उसको एक दूसरी जगह पर कैरी करती हैं ताकि जहां पर वो सुरक्षित रहे, राइट? चींटियों को पता चल जाता है कि बड़ी भारी बारिश या तूफान आने वाला है। तीसरा, जो मेंढक हैं वो काफी बड़ी आवाज करते हैं, क्रों 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 क्रों, ज्यादा जोर की, बारिश से पहले या तूफान से पहले। जो पाइन कोन्स हैं वो ओपन क्लोज विद ह्यूमिडिटी, जब नमी ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है उसी के हिसाब से जो पाइन के जो कोन्स हैं, मैं एक पाइन का एक कोन लेकर आया हूं यहां पर, ये मैंने कई साल पहले एक जंगल से लिया था, नीचे गिर गया था। तो ये पाइन के जो कोन्स हैं वो, अगर यहां पर लिखा है, ये चींटियां, ये मेंढक, ये पाइन के जो कोन्स हैं, देखा जो मेरे पास है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइन कोन्स आर नेचुरल मैकेनिज्म्स ड्रिवन बाय एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी। तो अगर वातावरण में काफी नमी ज्यादा हो या आर्द्रता ज्यादा हो तो उसके हिसाब से पाइन कोन्स बंद हो जाते हैं, राइट? ये बंद हुआ पड़ा है, ये यहां पर खुला है, तो मेरे पास जो है ये खुला वाला है, राइट? तो टू प्रोटेक्ट, तो जब नमी ज्यादा हो और अपने जो बीज हैं उसको अगर सुरक्षित रखना हो तो वो बंद हो जाते हैं, और जब अपने बीजों को उनको बाहर छोड़ना हो ताकि वो दूसरे जगह पर जाके पॉलिनेट होके वो अलग से पौधे बनाए, तो वो खुल जाते हैं, राइट? सो दैट इज समथिंग। सो वातावरण को भी जानकारी होती है कि किस तरह का मौसम चल रहा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम चलेंगे मीटरोलॉजी के बारे में। So in the last few centuries, scientists have worked out methods to measure and monitor the elements of the weather with great precision. So meteorology का मतलब क्या है, ये जान लेते हैं। So meteorology is a systematic study of weather and its evolution. This study is the basis for weather forecasting. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, यानी कि मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग, जो कि इस बात की भविष्यवाणी करता है जिसको कहते हैं फोरकास्टिंग। फोरकास्ट यानी कि आगे की मौसम की जानकारी कि अगले 3 महीने तक, अगले 2 महीने तक, अगले साल किस तरह की बारिश होगी, किस तरह की गर्मी होगी, उन सभी चीजों के बारे में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भविष्यवाणी करता है, फोरकास्टिंग करता है। तो मेट्रोलॉजी उस विज्ञान को कहते हैं जिसकी मदद से आप मौसम के बारे में आगे भविष्यवाणी कर सकें, फोरकास्टिंग कर सकें कि किस तरह के मौसम होने का अनुमान है। ओके, तो जो लोग उस बात को फॉलो करते हैं उनको कहते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजिस्ट एक ऐसा वैज्ञानिक होता है जो कि सिस्टमैटिकली स्टडीज वेदर, जो कि मौसम की जानकारी रखता है, और उसके जितने भी चेंजिंग पैटर्न्स है, गर्मी से बारिश, बारिश से ठंड, स्प्रिंग से समर, समर के बाद ऑटम, तो उन सब चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। नाउ यहां पर एक प्रमुख बात जो यहां पर लिखी गई है आपकी किताब में वो ये है कि ये तो हो गया आपका जो, तो यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं, स्नो रिजॉर्ट हुआ, यहाँ पर ठंड लगी है तो उसने स्वेटर और शॉल पहनी है। तेल आपने देखा होगा कि जो कोकोनट ऑयल हो या जो भी तेल का इस्तेमाल आप करें, वो आप पाएंगे कि जब बहुत सर्दी हो जाती है तो वो अपने इस बॉटल के अंदर ही पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है, वो निकलता ही नहीं है। तो अब आप उसको फिर उसको गर्म करना पड़ता है या माइक्रोवेव में रखना पड़ता है ताकि वो थोड़ा सा गर्मी की वजह से थोड़ा लिक्विड हो जाए, और उसके बाद आप तेल निकाल के बालों में लगा सकते हैं। उसी तरह से आपने एक बात और देखी होगी, जब दही जमाने की बात आती है तब दूध से दही बनने में सर्दी के महीनों में समय ज्यादा लगता है। समर के महीनों में तो 1-2 घंटों में हो जाता है, लेकिन सर्दी के महीनों में
ज्यादा टाइम लगता है दही बनने में। ये आपने या आपकी मम्मी ने भी नोटिस जरूर किया होगा। ओके, आगे चलते हैं। तो इसमें वो कहां गए यार? हाँ, ये तो आगे है। ओके, तो यहां पर थर्मामीटर, आपको याद होगा अगर आपने मेरे 6th क्लास की साइंस की वो वीडियो देखा है जिसमें मैंने थर्मामीटर्स दिखाए थे, डिजिटल थर्मामीटर्स, क्लिनिकल थर्मामीटर्स, जो लेबोरेटरी में यूज होते हैं उस तरह के थर्मामीटर्स। तो वो थर्मामीटर्स कुछ ऐसे होते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट का मतलब होता है हमारे आसपास के वातावरण का तापमान को काउंट करना, राइट, को मेजर करना। सो थर्मामीटर्स में मर्क्यूरी होती है जो कि एक पर्टिकुलर लेवल तक जाती है एक्सपैंड होने की वजह से। अगर आपका टेम्परेचर हो, अगर आपको 101 102 बुखार हो, आप उसको कुछ देर तक जीभ के नीचे डालेंगे तब आपके उस मर्क्यूरी का लेवल ऊपर जाएगा। ये मैं डिजिटल थर्मामीटर की बात नहीं कर रहा हूं, क्लिनिकल थर्मामीटर की बात कर रहा हूं। तो वो ऊपर जाता है तो उससे अंदाजा हो जाता है। डिजिटल में तो सीधा डिजिट दिखाया था कि ओके 102 बुखार है, राइट। तो डिजिटल थर्मामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टेटिस्टिक्स का मतलब क्या है, कुछ लोगों को शायद आपको मालूम नहीं होगा। स्टेटिस्टिक्स का मतलब होता है बेसिकली नंबर, कि 102 बुखार, ये एक स्टेटिस्टिक है, ये एक डेटा पॉइंट है। सो द टेक्निक ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। तो ऐसा देखें, कुछ साल पहले यहां पर काफी बच्चों को डेंगू आया था। ओके, मच्छरों का काफी प्रकोप था, काफी डेंगू आया था। तो अगर आप डेटा कलेक्ट करें कि इस क्लास के 30 बच्चों में से 12 बच्चों को बुखार आया था, तो कितना बुखार गया था मैक्सिमम? डेंगू में तो 106 तक बुखार गया था, मेरी बेटी को हुआ था, राइट, बेटी को। तो 100, 102, 104, 103 उस तरह से। तो जब आप इस तरह के डेटा को कलेक्ट करेंगे, राइट, उसको कहते हैं स्टेटिस्टिकल डेटा। So the technique of gathering and analyzing information or data in order to be able to detect patterns, understand events और make predictions। तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि ओके, सितंबर के महीने में काफी लोगों को डेंगू हुआ था, तो अगले साल ये जरूरी बनता है कि हम अपने आसपास के इलाकों में सफाई रखें, ये ना होने दें कि मच्छर का प्रकोप हो, ताकि मलेरिया या डेंगू हमारे बच्चों को ना हो, क्योंकि मच्छर के काटने से जो डेंगू होता है या मलेरिया होता है उससे फीवर काफी बढ़ जाता है। तो इस साल हमने देखा ऐसा हुआ, तो अगले साल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब हमारे पास इस तरह के डेटा पॉइंट्स रहेंगे, या डॉक्टर भी कहते हैं आप अपने फीवर को मेजर कीजिए कि मंडे को सुबह 8 बजे मेरे को इतना फीवर था, दोपहर को 2 बजे इतना फीवर था, रात को 8 बजे मेरे को इतना फीवर था। तब आप इसको मैप करके आप डॉक्टर के पास जाएं कि पिछले 4 दिनों से मेरे को इस तरह से बुखार है। तो वो डॉक्टर ये देख सकता है कि शायद उसके दवाइयों का असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बुखार कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो ये सभी स्टेटिस्टिक्स हैं, ये सभी डेटा पॉइंट्स हैं। तो मैंने आपको काफी सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो यहां पर होता यह है, दो चीजों को आपको समझने की जरूरत है और इस पर आपसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। पहला तो हो गया रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या, आपका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, कि आज दिल्ली में तापमान था 45 डिग्री, 45 डिग्री सेल्सियस था, राइट। तो ये हो गया मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर इस तारीख में को 45 डिग्री था। और मिनिमम टेम्परेचर उसी दिन था लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 45 डिग्रीज एंड 25 डिग्रीज, राइट, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली दैट। तो ये रेंज हो गया 25 से लेकर 45 तक। इसके साथ साथ मीन डेली टेम्परेचर का क्या मतलब हुआ, और द मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 45 प्लस 25, मैंने शायद इंग्लिश में उल्टा बोल दिया, माइनस बोल दिया था, 45 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप करेंगे तो कितना हो गया, 70 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 35 इज द मीन डेली टेम्परेचर। तो यहां पर एक दूसरी बात आती है इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, ओके, जो कि 1875 में सेटअप हुआ था। इसका मोटो है आदित्यात जयते वृष्टि, विच मींस फ्रॉम द सन अराइजेस रेन। ओके, तो यहां पर वृष्टि का मतलब यहां पर रेन को दिया है, वृष्टि का मतलब एक्चुअली प्रेसिपिटेशन, वही तो हुआ ना, तो सेम बात हुआ। ओके, तो ये मनुस्मृति में से लिखा गया है फ्रॉम द सन अराइजेस रेन। तो यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, कैन यू थिंक ऑफ ए रीजन व्हाई रेन अराइजेस फ्रॉम द सन। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, इसका मैं उत्तर देता हूं। तो व्हाई रेन अराइजेस फ्रॉम द सन, द फ्रेज रिफ्लेक्ट्स एन एंशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वाटर साइकिल एंड हाउ द सन प्लेस अ रोल इन कॉजिंग रेन। अब
सोचेंगे, और ये मैंने आपको पिछले साल साइंस में भी समझाया था, राइट, इस क्लास में, कि अगर धूप ना होती, अगर सूरज ना होता तो क्या बारिश होती? आप बोलेंगे अरे जब धूप होती है तो बारिश कैसे होती है? अरे बेटा, धूप नहीं होगी तो बारिश कैसे होगी? सोचो सोचो, मैं आपको बताता हूं। इसके 4 स्टेप्स हैं कि व्हाई डज रेन अराइज फ्रॉम द सन। पहला स्टेप है कि जो सूरज है समुंदर को, नदी को, तालाब को, कुएं को, कोई भी जहां पर भी पानी इकट्ठा हो, ओके, वहां से उसको गर्म करता है, राइट, गर्म करता है, यानी कि वो एवेपोरेट होना शुरू होता है। दूसरा स्टेप, उस गर्मी से वाटर एवेपोरेट होके ऊपर क्या बन जाता है? वाटर वेपर, यानी कि वाटर मूविंग फ्रॉम द लिक्विड फॉर्म टू द गैसियस फॉर्म। जिस तरह से मैंने बताया, गैस पर आप पानी को रखेंगे एक पतीले में, वो भाप निकलने लग जाती है। वो भाप क्या है? वही है वाटर वेपर। तो सूरज है, गर्मी प्रदान करता है, और नदी, तालाब या समुद्र से वो पानी भाप के रूप में निकलता है और कहां जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। वाटर वेपर राइजेस इनटू द एटमॉस्फेयर, ओके, ऊपर के वातावरण में, एंड कूल्स डाउन, और वो वहां पर जाकर कूल डाउन हो जाता है। गर्मी जब इतना ऊपर जाएगी तो वो थोड़ा ठंडा भी होता है, क्योंकि ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, और वो बादल बन जाते हैं। उससे उससे क्या होता है? बादल बनते हैं थ्रू कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, राइट, ECP। ये पिछले साल भी पढ़ाया था। When clouds become heavy, और जब वो बादल, काले काले बादल का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा वाटर वेपर इकट्ठा हो गया है वहां पर, राइट, द वाटर फॉल्स बैक टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और हिल। ओले पड़ सकते हैं, बर्फ गिर सकती है, या सिर्फ नॉर्मल बारिश गिर सकती है। तो ये हो गए 4 स्टेप। तो इसी का मतलब है फ्रॉम द सन अराइजेस रेन, द रेन अराइजेस फ्रॉम द सन। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो मेरे बच्चों, ये 4 चीजें जरूर लिख देना, ओके। आगे चलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन के बारे में। कैसा लगे मेरे पीपीटी? काफी मेहनत लगती है बनाने में, मैं काफी अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स चुन चुन के लाता हूं। ओके, ये एक जगह का, मध्य प्रदेश में किसी जगह का है। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है 29 डिग्री 16 डिग्री। ये 28 तारीख की बात है। 1 तारीख को 30 और 15, राइट। तो इससे आप मीन डेली टेम्परेचर भी जान पाएंगे और रेंज भी जान पाएंगे, ओके। तो इस तरह से जब कृष्णन आमिर से बात करेगा तब वो बता पाएगा कि हाँ, आज यहां पर इतना तापमान था, तो उसकी मदद से वो बता पाएगा कि कितनी गर्मी है या कितनी ठंड है, उसका अंदाजा आमिर को हो पाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे भाग पर, जो कि है वृष्टि के बारे में, यानी कि प्रेसिपिटेशन। तो अगर आप अखबार में पढ़ें या रात के 8 बजे 9 बजे न्यूज में बताया जाए कि आज इस शहर में 30 मिलीमीटर बारिश हुई, आप सोचेंगे अरे भला कौन कैसे काउंट कर सकता है? मैं भी सोचता था कि भला बारिश को कैसे काउंट किया जा सकता है। अब आपको पता चलेगा कैसे काउंट किया जाता है, ओके। तो होता यह है कि एक जगह पर, लेट्स से कोई भी शहर है, लेट्स से बेंगलुरु है, बेंगलुरु शहर में बारिश हो रही है। तो जो मौसम की जो जानकारी वाला जो डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगा? इस तरह के एक रेन गॉज को, ओके, गॉज भी बोल सकते हैं, गेज भी बोल सकते हैं, दोनों ठीक रहेगा, ओके, एक जगह पर रख देगा, एक खुली जगह पर, जहां पर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो। ये नहीं कि किसी पेड़ के नीचे रख दे तो बारिश गिरेगी, पानी गिरेगा कैसे? तो खुले मैदान में इस तरह का एक रेन गॉज रख देगा, जो कि एक तरह का सिलेंडर है और एक तरह का फनल है, ताकि पानी इसके अंदर गिरे। तो पानी जब इसके अंदर गिरेगा, आप यहां पर मेजरमेंट देख सकते हैं 1 to 10 लेग तक, ओके। तो जितना पानी इकट्ठा होगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इतनी बारिश यहां पर इस इलाके में हुई थी, राइट। तो यहां पर 5 मिलीमीटर तक है, तो इसका मतलब है यहां पर 5 मिलीमीटर बारिश हुई थी इस तारीख को, ओके। तो ये इसका मतलब यही है, ओके। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब यह है, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड यूजिंग ए रेन गॉज। इट कंसिस्ट ऑफ a funnel collecting water into a cylinder with a scale 1 2 3 4 5 6. The depth of collected water indicates the amount of rainfall. For instance, 5 millimeter height means 5 mm of rainfall. Okay, तो ये हो गया
प्रेसिपिटेशन को लेकर। नाउ आगे चलते हैं। तीसरी बात आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब यह है कि जो ऊपर जो हवा है उसका दबाव पृथ्वी पर बनता रहता है, जैसे मैंने बताया हवा का, वायु का दबाव। तो our bodies are quite aware of temperature and rainfall, but you may also have experienced that the weather sometimes feels heavy. तो लगता है कि कभी कभी you feel a little heavy, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, एक तरह से हवा का दबाव थोड़ा ज्यादा बन रहा है। As before a thunderstorm, this is related to atmospheric pressure, which is the pressure exerted by the weight of the air above and around us. So the atmospheric pressure is higher near the sea coast. So जो समुंदर है, जैसे यहां पर है, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन जब हम ऊपर किसी पहाड़ पर जाएंगे वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, राइट? The atmospheric pressure is higher near the sea coast and lower as we go up the mountains. When you climb a mountain, जब आप किसी पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं, वहां की जो हवा है वो थोड़ी सी पतली हो जाती है। जैसे मैंने कहा ना, पोल्स पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सबसे ज्यादा पतली हो जाती है, इसलिए आपको हवा सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है, राइट? The air gets thinner than in the plain below. As a result, the air pressure is lower. यहां पर हवा का दबाव कम रहता है, लेकिन यहां पर हवा का दबाव ज्यादा रहता है, राइट? एंड देयर इज लेस ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर इनहेलिंग। तो यहां पर इस लड़की को सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन यहां पर इस बच्चे को हवा में सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, आगे चलते हैं। With less oxygen getting into your blood, your body has to work harder. तो कभी कभी आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ेगा, या आपको सांस लेने में ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत पड़ेगी। That is why people sometimes feel breathless, dizzy or tired at high altitudes. Altitude का मतलब हाइट का मामला है, राइट? जितना ज्यादा हाइट होगा उतना हाई ऑल्टीट्यूड है, राइट? तो उसकी वजह से आपको सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि क्या यह हो सकता है कि जमीन पर, यानी कि समुद्र के लेवल पर भी, यहां पर भी लो प्रेशर एरिया बन सके, या हमेशा ही यहां पर हाई प्रेशर होता है, यहां पर भी लो प्रेशर एक्चुअली बन सकता है। This does not mean that the atmospheric pressure is always high in the plains or on the coast. In fact, it sometimes drops dramatically, resulting in what meteorologists call a depression or low pressure system, which can sometimes develop into a storm or even a cyclone. तो होता क्या है कि समुद्र में, जैसे बे ऑफ बंगाल हुआ या अरेबियन सी, जो कि बंगाल की खाड़ी या अरेबियन महासागर, जो कि हमारे दोनों तरफ है, यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने लग जाता है, और वो लो प्रेशर एरिया कुछ को कहते हैं, वेदर टर्म्स में कहते हैं डिप्रेशन। वो धीरे धीरे कोस्ट की तरफ मूव करने लग जाता है। आपने कई बार देखा होगा, जैसे the weather feels heavy before a high humidity, the air contains a lot of water vapor, making it feel damp and sticky. Low atmospheric pressure, just before a thunderstorm, air pressure drops, which can make the air feel heavier. Lack of wind, the air becomes still, adding to the uneasy feeling. ये होता है समुद्र में तूफान वगैरह आने से पहले, इस तरह की डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, जब नमी में, हवा में नमी काफी ज्यादा हो जाती है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा जो वेदर बुलेटिन्स होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे ये वेदर बुलेटिन पढ़ने वाला है टीवी पर, तो आप देखेंगे कि वो बोलेगा कि यहां पर एक चक्रवात घूम रहा है और वो धीरे धीरे आंध्र प्रदेश को, ओडिशा, तमिलनाडु तट की तरफ घूम रहा है। तो होता क्या है, ए ड्रामेटिक ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन लीड टू अ डिप्रेशन और लो प्रेशर सिस्टम पोटेंशियली डेवलप इनटू अ स्टॉर्म। तो ये स्टॉर्म है और ये एक चक्रवात है, साइक्लोन की तरह कोस्ट की तरफ घूमता रहता है, जिसकी वजह से काफी भारी बारिश भी होती है, राइट? तो लो प्रेशर एरियाज समुद्र में भी हो सकते हैं, समुद्र के पास तट पर भी हो सकते हैं, प्लेन्स पर भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमने देखा है यहां पर हाई प्रेशर एरिया ही रहता है नॉर्मल दिनों में। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, why do you think it would be important to measure atmospheric pressure? Who are the people most likely to use such measurement? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इसको मेजर करने की जरूरत क्या है, और करेंगे भी तो कौन इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका मैं उत्तर देता हूं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी यहां पर जिस तरह का वातावरण है, ये किसी पर्वत के ऊपर है,
काले काले बादल हैं, बारिश होने वाली है, तो हमको यहां पर किस तरह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिससे कि शायद सांस लेने में मुश्किल हो, हमको ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़े। तो इसलिए जरूरी बन जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना कि यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस जगह पर कितना है, राइट? स्पेशली फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड फॉर पीपल ट्रैवलिंग और वर्किंग इन हाई ऑल्टीट्यूड्स, माउंटेनियरिंग हो या यहां पर कोई खेती बाड़ी कर रहा हो, तो उनके लिए यह जरूरी बन जाता है कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायु का दबाव को पूरी तरह से मेजर करें। आगे चलेंगे, विंड डेटा। ओके, यहां पर एक दो साइंटिफिक टर्म्स बता देता हूं मैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दबाव को मेजर किस तरह, किस चीज से करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं बैरोमीटर। ओके, बैरोमीटर वो यंत्र है जिससे कि वायु के दबाव को मेजर किया जाता है। और जैसे थर्मामीटर की बात आती है, इसका भी एक यूनिट होता है। थर्मामीटर में सेल्सियस, फ़ारेनहाइट वगैरह में हम काउंट करते हैं। यहां पर यूनिट का नाम है मिलीबार, जो कि स्मॉल m और स्मॉल b में लिखा जाता है, मिलीबार। और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि सी कोस पर रहता है वो तो होता है 1013 मिलीबार। लेकिन अगर 1000 से नीचे चला जाए तो इसका मतलब है कि ये लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि एक डिप्रेशन बन जाता है। तो अगली बारी आप देखेंगे कि एक चक्रवात समुद्र तट की तरफ आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, बड़ा तूफान आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कितना मिलीबार है, जिसकी वजह से इसको एक डिप्रेशन या एक साइक्लोन की तरह क्लासिफाई किया गया है। ओके, थोड़ी सी साइंटिफिक टर्म्स हैं, लेकिन मोटी मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके, यहां पर एक और चीज बताई गई है लद्दाख के बारे में, खारदुंगला टॉप। तो जो लोग पहाड़ों पर सैर के लिए निकलते हैं या माउंटेनियरिंग के लिए निकलते हैं, और या हमारे आर्मी के जवान जो हैं, उनको वहां पर जाने के लिए एक्लिमेटाइज होने की जरूरत है। एक्लिमेटाइज शब्द का मतलब यह है कि आप कोई भी नई जगह पर जाएं तो वहां का वातावरण कैसा है, वहां की वायु कैसी है, लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है, तो वहां पर एक तरह से यूज टू होने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है। और उसको कहते हैं एक्लिमेटाइज होना, यानी कि उस नए वातावरण में एडजस्ट होने वाली बात। तो हमारे जो आर्मी के जो जवान हैं, सेना के जो जवान हैं, उनको अगर आप लद्दाख भेजेंगे तो वहां पर इमीडिएटली आप किसी को चेन्नई से लेकर सीधा लद्दाख भेज देंगे, तो यहाँ का चेन्नई का मौसम एक तरह का है, लद्दाख का मौसम बिल्कुल उल्टा है, राइट? तो वहां पर उसको एडजस्ट होने में ही थोड़ा समय लग जाएगा, उसके शरीर को वहां पर एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो वही बात यहां पर हो जाती है, क्योंकि ये 5600 मीटर अबव सी लेवल है। चेन्नई बिल्कुल समुद्र तट पर है। It is hard to imagine how they live and work in places where the oxygen level is so low. In fact, वहां पर लो कितना लो है, 650 मिलीबार। The atmospheric pressure there is generally around 650. तो 1000 से नीचे जाए तो हम कहते हैं डिप्रेशन होता है। तो आप सोचिए यहां पर 650 मिलीबार है, तो कितनी कठिनाई होगी इवन सांस लेने में, राइट? चौथा पॉइंट जो है वो है हवा के बारे में। विंड, जैसे मैंने बताया, विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हवा बहती है उसको कहते हैं हवा या वायु, या किसी तरह का तूफान, वायु जो भी होगी। ओके, स्पीड एंड डायरेक्शन आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो इससे क्या होता है, जब हवा चलती है ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, तो यहाँ के जो बीज हैं, हवा फूल है, उसके कुछ पंखुड़ियां या बीज एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे, राइट? उसमें इस तरह से आपने देखा होगा। इसके साथ साथ किन चीजों में उसकी जरूरत पड़ती है, 3 एरियाज में मुझे लगा कि काफी जरूरत पड़ती है। यहां आप देखें, विंड का डेटा जो है उससे मदद किसको मिलती है? आपने ये देखा, इस तरह की जो नावें हैं जो सेलिंग में इस्तेमाल होती हैं, याटिंग में हुआ, रोइंग में हुआ, हमेशा जो लोग पानी में सेलिंग वगैरह करते हैं अलग अलग तरह के नावों में, वो हमेशा देखते हैं कि विंड का डायरेक्शन कितना है और विंड का स्पीड कितना है, राइट? बिकॉज उसके हिसाब से ही वो सेलिंग पर निकलते हैं, ताकि अगर विंड डायरेक्शन उनके पीछे है तो उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं एक और उदाहरण देता हूं जिससे कि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं, और मैं क्रिकेट का काफी शौकीन हूं, तो क्रिकेट में आप देखेंगे हमेशा बोला जाता है कि एक तरफ से बॉलर, अगर ये क्रिकेट स्टेडियम, एक मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में अच्छी तरह आ जाए।
तो ये क्रिकेट का मैदान है। ओके, ये हो गई पिच, राइट। यहां पर एक विकेट है, यहां पर एक विकेट है। तो हो सकता है कि हवा यहां से उस तरफ चल रही है, हवा इस तरफ से उस तरफ चल रही है, तो यहां पर बॉलिंग करने आता है जसप्रीत बुमराह, राइट। तो इसका मतलब है कि उसके पीछे हवा चल रही है। तो अगर वो 140 किलोमीटर पर आवर या 120 किलोमीटर पर आवर की गति से भी बॉल फेंकता है, चूंकि उसके पीछे हवा चल रही है, तो वो 120 130 किलोमीटर जैसा लगेगा, बिकॉज बॉल वैसे ही वो तेज फेंकता है और हवा की वजह से और भी तेजी से बॉल बल्लेबाज तक पहुंचेगी, करेक्ट। उसी तरह से इस तरफ से मोहम्मद शामी बॉल कर रहा है। मोहम्मद शामी यानी कि वो अगेंस्ट द विंड बॉल कर रहा है, विंड यहां से उधर जा रही है लेकिन मोहम्मद शामी उस तरफ से बॉल कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितनी तेजी से डालेगा उसका एक ऑपोजिट रिएक्शन रहेगा हवा से। तो अगर वो 110 किलोमीटर पर आवर की गति से गेंद कर रहा है, लेकिन चूंकि हवा उसके उल्टी चल रही है, तो वो 110 से स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इससे यह होगा कि वो बैट्समैन को डिसीव भी कर पाएगा। बैट्समैन सोचेगा कि मेरे को इतनी गति से बॉल आनी चाहिए, उसकी तरह से खेलेगा, लेकिन बॉल एक्चुअली फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड लेट हो जाएगी, क्योंकि बॉल अगेंस्ट द विंड बॉल की जा रही है। तो ये सब तरीके होते हैं जिससे कि बॉलर बल्लेबाज को, गेंदबाज बल्लेबाज को डिसीव भी कर सकता है। दूसरा, पायलट्स, जब आप हवाई जहाज चलाएंगे, तो जब आप टेक ऑफ कर रहे हैं, अगर ये रनवे है और जहाज यहां पर है और विंड स्पीड यहां पर है, तो यहां सब जब उसको टेक ऑफ करना होगा, तो इवन विद लेस फ्यूल वो टेक ऑफ आराम से कर पाएगा। लेकिन अगर जहाज यहां पर है और हवा इस तरफ से चल रही है और उसको इधर से टेक ऑफ करना होगा, तो उसको ज्यादा तेल खर्चना पड़ेगा, क्योंकि वो अगेंस्ट द विंड अपने प्लेन को टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह से जितने भी किसान हैं वो ये सोचते हैं कि ओके, रेन का सोर्स, रेन किस तरफ से, किस दिशा से, इस गांव से उस गांव की तरफ हवा चल रही है, तो इसका मतलब बारिश जल्दी से इस गांव से उस गांव की तरफ आ जाएगी। तो अगर मैंने यहां पर खेती बाड़ी की है, तो मुझे लगता है कि यहां पर बारिश बहुत होगी, क्योंकि हवा चल रही है। आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, बॉलर्स कैसे डिसाइड करते हैं कि हवा कैसे चल रही है। वो मिट्टी को उठाएंगे और इस तरह से उसको ड्रॉप करते हैं। तो अगर इस तरफ की तरफ उड़ती है, तो इसका मतलब है हवा इधर से इस तरफ की दिशा में चल रही है। उसी तरह से सॉइल ड्राइंग स्पीड की कितनी जल्दी हमारी जो मिट्टी है इसमें से नमी निकल के सूख जाएगी। ओके, तो इन सब चीजों के लिए विंड का जो डेटा है, ये जितना भी डेटा पॉइंट, स्टेटिस्टिक्स मिलते हैं, उससे काफी मदद मिलती है इन सब लोगों को। ओके, ये तो हो गया, आगे चलते हैं। हाँ, ये हो गया, ये आपने किसी एयरपोर्ट पे जरूर देखा होगा। इसको कहते हैं विंड सॉक। ओके, विंड सॉक का क्या मतलब है? सॉक मतलब ये सॉक्स की तरह है ना, जुराब की तरह है, राइट। सो द विंड वेन ऑन द टारमैक, टारमैक मतलब जो एयरपोर्ट का जो टेक ऑफ वाला एरिया है, राइट, इज कॉल्ड अ विंड सॉक। इट गिव्स पायलट्स एन इंडिकेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो इसको देख के पायलट को यह अंदाजा हो जाता है कि हवा का रुख कैसा है, किस दिशा में हवा चल रही है, राइट। सिमिलर सॉक्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज दैट रिलीज गैसेस। उसी तरह से जब फैक्ट्री के ऊपर आपने देखा होगा कि चिमनी से हवा चल रही है, राइट, वो हवा कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाती है, वो इस दिशा में चल रही है। दैट डिपेंड्स ऑन द विंड। तो अगर किसी फैक्ट्री को ये देखना हो कि ओके, फैक्ट्री का हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बना के दिखा देता हूं। तो अगर ये आप सोचें कि ये फैक्ट्री है, ओके, ये चिमनी है, राइट, और हवा का ये हवा की वजह से, बिकॉज हवा ऐसे चल रही है, तो यहां से जितनी भी जो गैसेस हैं वो इस तरह से बाहर की तरफ निकल रही हैं। नाउ हो सकता है हवा ऐसी हो और यहां पर घनी आबादी हो। ओके, यहां पर घनी आबादी हो, तो हो सकता है कि इस तरह की जो प्रदूषण हो उससे यहां के लोगों को काफी बुरा असर पड़े। वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह से हो। तो हो सकता है कि वो वेट करे कि जब हवा का रुख इस तरफ से होगा, तभी हम, जब हवा का रुख इस तरफ होगा तभी हम चिमनी से गैसेस को लीक करेंगे, ताकि वो इस तरफ की तरफ उड़े और यहां के लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। तो विंड का जो डेटा है उससे काफी चीजें
डिसाइड की जा सकती हैं। The simplest instrument to measure the wind direction and speed is called the anemometer. So thermometer हो गया, barometer हो गया, ये हो गया anemometer, right? तो इसको कहते हैं anemometer। आप अपनी किताब में इसकी तस्वीर को देख सकते हैं, right? तो इसमें होता क्या है कि इस तरह के जो दो तीन हाफ क्या बोलते हैं उसको, मेटल कप्स हैं that rotate on a vertical shaft when the wind blows। तो जब हवा चलती है तो वो रोटेट करते हैं, और किस स्पीड से रोटेट करते हैं उसको मेजर किया जाता है उसके नीचे, जिससे एक अंदाजा हो जाता है विंड की स्पीड का, हवा की गति का। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हवा की गति और किस दिशा में हवा चल रही है, इन दोनों को मापना काफी जरूरी है, राइट? तो ये तो हो गया एनेमोमीटर के बारे में। लास्ट में हम चलते हैं ह्यूमिडिटी यानी कि नमी के बारे में। तो नमी का क्या मतलब है? चेन्नई में या वाइजैग में या बंगाल कलकत्ता में या कोच्चि में या मंगलुरु में या मुंबई में आप देखेंगे अरे बहुत गर्मी लग रही है। क्यों? बिकॉज वो समुद्र तट के पास है, तो वहां पर गर्मी ज्यादा लगती है, नमी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। तो अगर 30 डिग्री भी हो तो ऐसा लगता है कि 35 डिग्री टेम्परेचर है, बिकॉज पसीना बहुत ज्यादा आता है, राइट? तो आपसे पूछा गया है कि कोच्चि और जयपुर में नमी, हवा में नमी कहां ज्यादा होगी? ऑब्वियसली कोच्चि में होगी, क्योंकि कोच्चि समुद्र तट पर है। जयपुर गर्म जगह है लेकिन वो समुद्र तट पर नहीं है, तो हवा में नमी नहीं होगी। सही बात। लेकिन कोच्चि और मंगलुरु की बात करें, कोच्चि है केरल के तट पर, मंगलुरु है कर्नाटक के तट पे, दोनों ही अरेबियन महासागर के पास है। तो यहां पर कैसे हम मेजर करेंगे कि ह्यूमिडिटी ज्यादा कहां पर है? इसका एक तरीका है। इसका तरीका यह है, to compare the humidity levels between Kochi and Mangaluru, use a hygrometer। तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं हाइग्रोमीटर, विच इज ए वेदर इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और ये मेजर करती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, विच इज परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के डेफिनेशन है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ए परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर हवा में इन द एयर। और इसके अगर आप रेगुलर रीडिंग्स लें तो आप ये बता सकते हैं कि कोच्चि में ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है या मंगलुरु में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, राइट? ये सब तो हमने पढ़ लिया। सो यही बात है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मैं इसको और सिंपल भाषा में मैं बता देता हूं। तो ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज। तो अगर 0% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इट मींस, बिकॉज उसका मतलब है कि कोई भी वाटर वेपर नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एटलीस्ट 20% तो वाटर वेपर होगा ही, राइट? और 100% का मतलब है बहुत ज्यादा नमी है। ओके, सो ड्राई वेदर, जो कि हैदराबाद में, दिल्ली में, नागपुर में, जो कि समुद्र तट के पास नहीं है, अंदर मेनलैंड में, भोपाल में वगैरह, ड्राई वेदर हैज 20 to 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, while humid weather is usually 60 से 80% तक का रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो सकती है। और हाई ह्यूमिडिटी मेक्स वेट क्लोथ। आपने देखा होगा कि बारिश नहीं हो रही है, लेकिन सुबह बारिश हुई, लेकिन अब दोपहर को धूप नहीं निकली है, आप कपड़े सुखाने के लिए डालेंगे, अगर नॉर्मली 2 घंटे में सूख जाते थे तो हो सकता है यहां पर अभी 4-5 घंटे लगे, क्योंकि हवा में नमी ज्यादा है। और जब भी हवा में नमी ज्यादा होगी, आपके कपड़ों को सूखने में ज्यादा समय लगेगा। ओके, उसी तरह से पसीना भी ज्यादा आएगा। टेम्परेचर सेम हो, चेन्नई में टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो और हैदराबाद में 35 डिग्री सेल्सियस हो, आप ये पाएंगे कि चेन्नई वाले बंदे को हमेशा पसीना ज्यादा आएगा हैदराबाद के बंदे के मुकाबले। हमेशा होगा, क्योंकि यहां पर हवा में नमी ज्यादा है और उसकी वजह से लोगों को पसीना ज्यादा आता है, राइट? तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये आपके टेक्स्ट बुक में है, मैंने सिंपल भाषा में आपको समझा दिया। तो हाइग्रोमीटर का आप इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करेंगे। ओके, फाइनली हम वेदर स्टेशंस की बात करते हैं कि इस तरह के वेदर स्टेशंस को इंस्टॉल किया जाता है, राइट? जिससे कि आप रेगुलर रीडिंग्स लेंगे, जिसको कहते हैं ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, AWS। ये एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अलग अलग सेंसर्स को, और ये कई सारे, आजकल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो
भारतीय सरकार का है, उसके साथ का स्काईमेट हुआ, ऐसे काफी सारे प्राइवेट एजेंसीज हैं जो कि भारत यहाँ पर तापमान को मेजर करते हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स को देखते हैं। और अगर आप ट्विटर पर जाएं, तेलंगाना वेदरमैन, चेन्नई रेंज, तमिलनाडु वेदरमैन, ऐसे कई सारे फ्रीलांसर्स हैं जो कि करेक्ट भविष्यवाणी बताते हैं कि आगे का मौसम कैसा रहेगा, राइट। विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, तो इन स्टेशंस की वजह से की मदद से हवा में नमी हो, वृष्टि हो, एटमॉस्फेरिक वायु दबाव हो, उन सभी चीजों को मेजर किया जाता है, जिससे कि लोगों को, किसान हो, पायलट हो, सेलर्स हो, क्रिकेटर्स हो, ऐसे कई सारे लोग जो भी किसी भी तरीके के, फॉर एग्जाम्पल आप सोचें किसान को क्या फर्क पड़ता है, किसान को फर्क पड़ता है कब वो बीज बोएगा, कब वो फसल को हार्वेस्ट करेगा। या इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे कोई इंडस्ट्री है जो कि बीज को बेचती है या फर्टिलाइजर्स को बेचती है या ट्रैक्टर को बेचती है, तो उनको ये एक अंदाजा मिल जाएगा क्योंकि ओके इतने जून के एंड में, जून के 25 तारीख के बाद ही बारिश होगी, तो उससे पहले मुझे मार्केट में पूरे फर्टिलाइजर्स, पूरे सीड्स, पूरे ट्रैक्टर्स को बेच देना है, राइट। तो ये एक तरह से फॉरवर्ड प्लानिंग में इससे काफी मदद मिलती है, राइट। ये हो गया जो कि सिक्किम में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक ऐसी संस्था है, जब भी कोई लैंडस्लाइड हो या तूफान आए या साइक्लोन आए या चक्रवात आए या बाढ़ आए, वहां पर मदद पहुंचाने का काम करती है राष्ट्रीय डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इसके साथ साथ हर राज्य में एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी रहती है। आप ये देखेंगे, इसको कहते हैं एनडीएमए, और जिसका कि जो चेयरपर्सन है प्रधानमंत्री रहते हैं, और जो स्टेट लेवल पर मुख्यमंत्री रहते हैं उसको स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, एनडीएमए और एसडीएमए, राइट। जैसे उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड में जब लैंडस्लाइड हुआ था 2013 में, मैं वहां पे था, मैं यमुनोत्री तक गया था, तो आप पाएंगे कि वहां पर एनडीएमए और एसडीएमए दोनों ही काम पर लग जाते हैं लोगों को बचाने में, और ये देखने में कि वहां पर सड़क ठीक से बन जाए फिर से, ताकि लोगों को आने जाने में किसी भी तरह की दिक्कत वगैरह ना हो, राइट। तो उन्होंने सेटअप किया ये AWS at a glacier lake in Sikkim at an altitude of 4,800 meters above sea level, जिससे कि सिक्किम वहां के जिस तरह का वातावरण है उसकी कंटिन्यूअस रीडिंग्स, इसीलिए मैंने कहा डेटा स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको जानकारी डेटा के रूप में नहीं आएगी, स्टैटिस्टिक्स के रूप में नहीं आएगी, आप ये दूसरे व्यक्ति को नहीं बता सकते हैं कि यहाँ की स्थिति, यहाँ के वातावरण की स्थिति क्या है, राइट। फाइनली प्रिडिक्टिंग द वेदर, सो मेट्रोलॉजिस्ट इन सभी डेटा को लेकर की मदद से वो मौसम की जानकारी देते हैं। जैसे गर्मी के महीनों में आप देखें तो कुछ स्टेट्स आप देखेंगे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये पूरे लाल हैं, राइट। और नीचे आप देखेंगे तमिलनाडु और केरला भी लाल है। इसका मतलब है यहां पर हीट वेव चल रहा है। जब भी आप हीट वेव देखेंगे तो आप पाएंगे कि मौसम की जानकारी की मदद से सरकार एक रेड अलर्ट देती है, ऑरेंज अलर्ट देती है, येलो अलर्ट देती है। इसका मतलब क्या हुआ? रेड अलर्ट का मतलब आप 12 बजे दोपहर से लेकर शाम के 5 बजे तक आप बिल्कुल भी बाहर मत जाइए, क्योंकि एक हीट स्ट्रोक होने का या सनस्ट्रोक होने का काफी खतरा बना सकता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, 45 डिग्री या उससे ऊपर भी है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि उतना खतरा नहीं है, लेकिन अभी भी खतरा है, बच के रहने की जरूरत है। पानी पीजिए, छाता लीजिए, टोपी पहनिए, सनग्लासेस पहनिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट में। येलो अलर्ट का मतलब है कि सही है, यहां पर सब वातावरण एक तरह से बिल्कुल सही है, कोई घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। तो इसी तरह से मौसम की जानकारी की मदद से इस तरह की भविष्यवाणी की जाती है, ताकि लोगों को सचेत किया जा सके कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप देखभाल कर सके। सो हीट वेव हुआ, कोल्ड वेव हुआ, कोल्ड डे हुआ, तो ग्रीन का मतलब है नो वार्निंग, येलो का मतलब है देखभाल रखो, ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि अलर्ट रहने की जरूरत है, बी प्रिपेयर्ड, और रेड अलर्ट का मतलब है खतरे की घंटी बज गई है, यहां पर आपको किसी ना किसी तरह के एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से आप देखेंगे कि जहां पर भी ये ब्लैक ब्लैक निशान है, हेवी रेन, वेरी हेवी रेन, एक्सट्रीमली हेवी रेन, हेवी स्नो, बर्फ गिरेगी, ओले पड़ेंगे या आंधी आएगी, तो अलग अलग चीजों के अलग अलग निशान हैं। तो आपको इन सभी निशानों को समझने की जरूरत है, क्योंकि इस पर भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इस निशान का मतलब क्या है, राइट, इस निशान का मतलब क्या है। तो आपको इन निशान को,
इन ऑल दिस साइंस को आप समझ लीजिए, क्योंकि इसके बेसिस पर आपसे एमसीक्यू वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इसके साथ तो ये हो गया, दिस इज द थिंग। तो जब भी कोई इस तरह के तूफान का की आशंका हो तो मछुआरों को कहा जाता है आज आज समुद्र में मत जाइए मछली पकड़ने के लिए, राइट। तो इस तरह की चेतावनी कोस्टल एरियाज में वगैरह दी जाती है, लोगों को कहा जाता है आप लो लाइंग एरियाज में है, समुद्र तट के पास है, आप किसी तरह के साइक्लोन रिलीफ शेल्टर में आ जाइए, वहां पर 1-2 दिन रहिए ताकि आपको खतरा ना बने, क्योंकि जब तूफान आएगा हो सकता है आपके घर की छत गिर जाए, आपके ऊपर गिर जाए तो आपकी मृत्यु हो सकती है या आपको चोट पहुंच सकती है। तो इसके लिए जो सरकार है, जो प्रशासन है, इस तरह के कदम उठा सकती है, राइट। तो मैंने एक तरह से साइंस के साथ साथ उदाहरणों के साथ साथ आपको यह बताने की कोशिश की है कि आपके आसपास का जो जीवन है, आपके आसपास की जो दुनिया है, वहां पर इस तरह के भूगोल का किस तरह से असर पड़ता है, राइट। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ये काफी जरूरी है, और अगले साल अपने जूनियर्स को इस वीडियो को दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको जरूर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो पोस्ट करूं। इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न हैं अभी आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने चाहिए। मैं टेस्ट पेपर डालूंगा लेकिन कुछ दिनों बाद, तब तक के लिए आपका ये काम बनता है कि इसके पीछे जो लास्ट के 2 पेजेस में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर आप खुद लिखें, आपको हो जाएगा। ये चैप्टर जिस तरह से मैंने डिटेल में समझाया है उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका होमवर्क है, आपको इसको पूरी तरह से करना है। ओके, आई होप यू डू दैट। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय, दैट शुड बी ए प्रॉमिस। आई विल सी यू नाउ इन द नेक्स्ट चैप्टर। टाटा बाय बाय।